हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ। एक्ट है हमारा BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या CRPC दंड प्रक्रिया संहिता। अगर हमारा BNSS लिखा आएगा तो हमारा कोड 5006 आएगा या 506। अगर हमारा CRPC लिखा आएगा तो कोड हमारा 5200 से आएगा या 502 से आएगा। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब से पहले मैं आपके 9 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट पर जाकर उन्हें देख लीजिएगा प्ले लिस्ट पे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमारा कोड मैच नहीं कर रहा है या हमारा सेमेस्टर मैच नहीं कर रहा है। तो आप सेमेस्टर और कोड या ईयर से कोई मतलब नहीं है, आपका सिर्फ सिलेबस से मतलब है। ये तो इन सब की क्या है, पहचान है। हमें सिर्फ क्या है, अपने इस चीज से मतलब है, BNSS और CRPC से मतलब आपके एक्ट का नाम, इससे में मतलब है, ठीक है। दूसरा, जो क्वेश्चन मैं आपका करा रहा हूं वो आपके सिलेबस से मैच कर रहा हो, ठीक है। सिलेबस से मैच कर रहा हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब से पहले मैंने जो क्वेश्चन 9 कराया था उसमें मैंने कराया था जमानत, ठीक है। आगे देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में चलने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हमने व्हाट्सएप पर एक चैनल, ये ग्रुप बनाया है रोहित गोस्वामी लॉ क्लास नाम से। आप उसको जाकर फॉलो कीजिएगा। उस पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट, न्यूज या लॉ से संबंधित और कोई भी चीज आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट चाहिए तो वो हमसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके परचेज भी कर सकता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अजमानतीय अपराध की दशा में, अजमानतीय अपराध की दशा में जमानत कब दी जा सकती है? क्या जमानत सशर्त दी जा सकती है? या दूसरा क्वेश्चन है, देखो यहां पर शब्द है अजमानतीय, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने वीडियो नंबर 9 को देखा होगा उसको तो ये अच्छे से पता होगा, ठीक है। जिसने नहीं देखा उसे उस वीडियो को जाकर देखना चाहिए और मैं इसमें भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। या इस प्रकार से आ जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता यानी BNSS की धारा यहाँ पे 437 है। क्या है? 437। वहां पर है आपका 478, ठीक है। 478 नहीं, इसे 480 करना, ठीक है। कितना है? 480। आगे चलते हैं। दंड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग 480 के अंतर्गत किन परिस्थितियों में गैर जमानती अपराधों में जमानत दी जा सकेगी? संक्षेप में उत्तर दीजिए। अब इसको हम अच्छे से देखते हैं। बात कर रहे हैं गैर जमानती। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में मैं आपके प्रश्न का थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं जिससे कि आप जब आंसर को देखो तो उसे आसानी रहे समझने में, ठीक है। देखो, अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जमानतीय, ठीक है, और एक होता है अजमानतीय। इसमें छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटे मोटे झगड़े, ठीक है, विवाद हल्के फुल्के, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 पर आपके पारिवारिक मैटर, ठीक है। इसमें होता है अजमानतीय में गंभीर अपराध जैसे हत्या,
बलात्संग, डकैती, अन्य। ठीक है, इनमें तो आसानी से जमानत मिल जाती है, लेकिन इनमें आसानी से जमानत, इसमें राइट और इसमें रॉन्ग, इसमें नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अपराध तो अजमानतीय है, मतलब जिसमें जमानत नहीं मिले। अपराध तो इस प्रकार का ही है, लेकिन फिर भी उसमें जमानत मिल जाए। अजमानतीय अपराध में या गैर जमानतीय अपराध में भी जमानत कब मिलेगी? ठीक है, में भी जमानत कब मिल सकती है या मिलेगी? ठीक है, हालांकि जमानत तो इनमें मिलती है, इनमें नहीं मिलती है, ये गंभीर प्रकृति के होते हैं। दूसरा, जो जमानतीय अपराध होते हैं वो 3 वर्ष से कम सजा के होते हैं। मतलब किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का अपराध किया है कि उसे अगर सजा भी दी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक की ही सजा हो सकती है, उससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। तो ऐसे अपराध के लिए उसे जमानत पे छोड़ा जाता है। और अजमानतीय में क्या है, कम से कम स्टार्टिंग में ही उसकी जो सजा है कम से कम 3 वर्ष प्लस तो सजा होनी ही होनी है, या 7 वर्ष। ऐसे अपराध किए हैं कि भाई 3 से ज्यादा ही ज्यादा मिलेगी सजा, या 7 वर्ष या इससे भी अधिक हो सकती है। तो ऐसे मामले में जमानत नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी 3 वर्ष से ज्यादा के अपराध किए हैं, सजा वाले अपराध हैं, उसमें फिर भी जमानत मिल जाए, ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं उनको देखना है बस। इसमें कौन सी धारा के अंदर, न्यायाधीश का क्या मत है, क्यों मिलती है, इन सभी को देखना है सिर्फ। भाई जमानत नहीं मिलनी थी लेकिन फिर भी मिल जा रही है, उन चीजों को देखना है बस। अब उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब समझेंगे अपने आंसर को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लिखना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1973। देखो एक चीज और मैं बता दूं, जो छोटे बड़े भाई बहन, जो मेरे मित्र मेरी प्रत्येक वीडियो को देख रहे हैं, और आपने देखा होगा किसी किसी वीडियो में एक बात का 2 बार 3 बार 4 बार जिक्र है, या उसी का दूसरी वीडियो में जिक्र है, उससे आप बोर ना होना, परेशान ना होना। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई यही सही है। दूसरा, आपका रिवीजन होता रहेगा, चीजें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, आपको फिर दोबारा से पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं पहले क्वेश्चन को करूं, दूसरे करूं, तीसरे करूं, लेकिन मैंने क्या है एक सर्कल वे में उसे हर तरह से एक्सप्लेन करता रहता हूं, पुराने क्वेश्चन को अगले में, अगले को दूसरे में। ठीक है, तो इससे क्या है आपका बेस भी मजबूत होगा। जैसे इस चीज को मैं ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चनों में समझा चुका हूं, फिर मैंने यहाँ पर आके एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, तो इससे आपका क्या है रिवीजन हो गया, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो आप इससे बोर ना होना कि सर बार बार करा रहे हैं, भाई बार बार करा रहे हैं, ऐसा मत सोचना। तो आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह आपको 2023 करना है। ठीक है, 2023 लिखना है। और धारा 437 की जगह सीआरपीसी की जो धारा है, आपको सेक्शन भी ऐसे ही याद हो जाएंगे, बार बार मैं लिख रहा हूं, BNSS 480। ठीक है, एक एक सेक्शन को 3-3 4-4 बार मैं लिखता हूं, बताता हूं, बोलता हूं, आपको ऐसे ही मुंह जबानी याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 में उपबंधित है कि अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। अब देखते हैं नंबर 1,
जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानतीय अपराध का अभियोग है, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध है, या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानतीय अपराध किया है, अजमानतीय मतलब गैर जमानती अपराध किया है, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जा सकता है। निरुद्ध मतलब होता है रोकना या तुरंत पकड़ना, और वारंट से क्या है, अरेस्ट करना, वो भी उसका भी मतलब वही है। पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, या उच्चतम न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अब इसको समझते हैं। किसी व्यक्ति ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, क्या है, गंभीर। देखो चीजों को ना आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। अपराध है गंभीर, ठीक है। किस प्रकार का है, या तो उसे वारंट से गिरफ्तार किया जाए या बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाए, ठीक है, सही है। दूसरा, उसे गिरफ्तार करने के बाद, अपराध तो गंभीर प्रकृति का ही है, यानी ऐसा अपराध किया है 3 वर्ष प्लस की उसे सजा होनी है, 3 वर्ष प्लस की क्या है, सजा है उसमें, इस प्रकार का अपराध किया है। जब उसे भार साधक अधिकारी गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार कैसे करेगा, वारंट से या बिना वारंट से, ठीक है। तीसरे नंबर पे, जब उसे न्यायालय में पेश किया जाता है, न्यायालय के न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जांचने के बाद, विचारण करने के बाद उसके केस को, उसकी फाइल को, हालांकि उसने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, और उसे जमानत पर छोड़ देते हैं, उसको ही कहते हैं अजमानती अपराधों में जमानत, ठीक है। यही चीज यहां पर बोली है। किंतु वह जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। कब नहीं, देखो यहां पर बोला है पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष, भिन्न का मतलब है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भी अतिरिक्त अगर कोई न्यायालय है वहां पेश किया जाता है तो, या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कब नहीं छोड़ा जाएगा उसे देखते हैं। नंबर 1, यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है, उसने मृत्यु या, उसको जमानत पर तब नहीं छोड़ा जाएगा। ध्यान से देखना, अपराध तो गंभीर ही किया है, लेकिन 3 वर्ष से प्लस कितना भी हो सकता है, फिर भी जमानत दी जा रही है। लेकिन गंभीर प्रकृति में भी इस प्रकार का गंभीर अपराध करता है, कैसा, यदि वह यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है, उसने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है। उसने इस प्रकार का अपराध किया है कि गंभीर तो था ही था, लेकिन उसमें इतनी सजा है कि या तो उसे मृत्यु हो या आजीवन कारावास, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। यहां पर यह क्या है, अपवाद है, ठीक है। भाई गंभीर प्रकृति के में भी छोड़ सकते हैं जमानत पर, हालांकि नियम नहीं बनता है, लेकिन किन्हीं तथ्यों पर या विवेक के आधार पर उसे छोड़ा जा रहा है। लेकिन मृत्यु जैसा अपराध है कि उस व्यक्ति को सजा के तौर पर मृत्यु मिलेगी या आजीवन कारावास मिलेगा, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया है। तीसरी बात, उस व्यक्ति को पहले भी इस प्रकार के अपराध में दोषी साबित कर चुके हैं और उसने उसी प्रकार से दोबारा से अपराध कर दिया है।
जैसे किसी एक व्यक्ति पर 2 केस चल रहे हों, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है। एक में पहले ही निर्णय आ गया कि भाई इसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास है, केस नंबर 1 के द्वारा, और दूसरा केस भी उसके ऊपर चल रहा था, उसमें भी निर्णय आया कि भाई इसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास दी जानी है। जब दूसरे केस को देखा जाएगा निर्णय के समय कि उस व्यक्ति की दशा को देखा जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा कि इस व्यक्ति को तो पहले ही मृत्युदंड या आजीवन की सजा मिल चुकी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जमानत नहीं दी जाएगी कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, पहले भी इस प्रकार के अपराध कर चुका है और इसका तो दूसरा केस भी इसी प्रकार का साबित हो रहा है, तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर दूसरे में अगर वो इस प्रकार के अपराध भी साबित नहीं हो रहे हो, एक में साबित हो गए हैं और वो सजा भुगत रहा है, अगर दूसरे में नहीं भी साबित हो रहे हैं इस प्रकार के अपराध, तो भी वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जमानत नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही जेल में है, ठीक है। और वो अन्य न्यायाधीश के निर्णय को बदल नहीं सकता है। आगे चलते हैं। वह किसी 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से कम के दंडनीय अपराध के लिए या 2 से अधिक अवसरों पर पहले ही दोषित किया गया है। देखो इस बात को समझो, 3 वर्ष से ज्यादा की सजा का अपराध किया है उसने, या 7 वर्ष तक के सजा का अपराध किया है उस व्यक्ति ने, ठीक है, तब उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी परिस्थितियों में हो सकता है उसे छोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन उसने पहले ही 2-3 केसों में सजा प्राप्त कर रखी है और वो जेल में है, जैसा कि अभी मैंने बताया है। केस नंबर 1 में वो मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, ठीक है। दूसरे केस में उसे चलो निर्णय उसका सही आया कि भाई ये गंभीर प्रकृति का नहीं है, तब भी उस व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, गंभीर है। तो यहां पर बोला है 7 वर्ष से कम के दंडनीय अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक अवसरों पर पहले ही दोषित किया गया है, यानी कि उसे पहले ही किसी 2 केसों में दोषी साबित कर रखा है, या उसकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो अपराधी ही प्रवृत्ति का है। अगर उसे जमानत पर छोड़ भी दिया जाएगा जमानत पे, तो वह फिर से अपराध करेगा। और ऐसा न्यायालय ने देखा है, क्योंकि उसका केस 1, केस 2, केस 3 इसी प्रकृति के निर्णय कर चुका है कि भाई ये गंभीर प्रकृति के अपराधियों में शुमार है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को भी जमानत नहीं दी जाएगी। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है, किस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाएगा? गंभीर प्रकृति का है अपराध। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ हम वही पढ़ेंगे कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, जमानत मिलने की संभावना नहीं थी लेकिन जमानत मिल गई है, ठीक है। लेकिन इसके हमने 2 अपवाद देखे थे कि एक तो उस व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ेंगे जिसे मृत्युदंड या आजीवन की सजा हो गई है, या जो व्यक्ति पहले से ही 1 या 2 केसों में इस प्रकार की सजा भुगत रहा है, आजीवन या मृत्युदंड की, या उसकी प्रकृति इस प्रकार की है जो अपराधी मन की है, तो ऐसे को नहीं देखें छोड़ेंगे। लेकिन इसके अंदर हम क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, वो अपवाद थे कि गंभीर अपराध है लेकिन उसे जमानत मिले। अब चलते हैं। परंतु न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि खंड 1 या 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जाए यदि ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है। देखो 16 वर्ष से कम आयु को भी मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति, एक तो होता है बालक, एक होता है किशोर, ठीक है। किशोर होता है 14 वर्ष से कम, वर्ष से कम, कौन है, किशोर है, ठीक है। वो सॉरी बालक है, बालक 14 वर्ष से कम और किशोर 14 वर्ष से ज्यादा लेकिन 18 से कम, ठीक है। इस प्रकार से ये डिवाइड है।
अगर इसमें से बालक या किशोर कोई अपराधी है, उसको जमानत पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, जमानत पर। दूसरा एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, कोई प्रारंभिक अपराधी है जिसने पहली पहली बार अपराध किया है, उसका पहला अपराध है और उसने अपराध जानबूझकर नहीं किया है, उसका अपराध गलतीवश हुआ है। उसकी मनोस्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि वो अपराध करे, लेकिन उससे गलती से अपराध हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। आगे चलते हैं। 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति हो, इसमें व्यक्ति में महिला भी शामिल है, ठीक है, उम्र के हिसाब से, या कोई स्त्री हो, कोई रोगी हो, या कोई शिथिलांग हो, ठीक है, विकलांग हो, शारीरिक या मानसिक कोई भी हो, उन व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं। परंतु यह और कि खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है। आगे चलते हैं। हालांकि इन व्यक्तियों को थोड़ी आसानी होती है छूटने की, लेकिन न्यायालय को अपने विवेक पर ऐसा लगे कि वे इन व्यक्तियों को, जो इन कैटेगरियों से भी अलग हैं, 16 वर्ष से कम है से अलग कैटेगरी है, ना वो बालक है, ना वो किशोर है, ना वो महिला है, ना वो रोगी है, ना वो दिव्यांग है, ना शारीरिक या मानसिक, इससे अलग कोई व्यक्ति है और न्यायालय अपने विवेक पर उसे जमानत दे सकता है, उसके विचारण, उसके केस का विचारण, अन्वेषण या जांच करने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। यह और कि किसी व्यक्ति की जमानत मात्र इस आधार पर इनकार नहीं की जाएगी कि साक्ष्यों द्वारा शिनाख्त हेतु वह अपेक्षित होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की जमानत इस आधार पर हम रद्द नहीं कर सकते हैं कि जब उसकी शिनाख्त होगी तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं होगी, तो इस प्रकार से भी हम उसकी जमानत को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में समाज में अच्छे विचार भी हो सकते हैं और बुरे विचार भी हो सकते हैं, तो उसकी शिनाख्त के आधार पर ऐसा जमानत को रद्द नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कितने ही अच्छे व्यक्ति को सामने ले आओ, जैसे ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के 50 पसंद करने वाले हैं तो इसके अपवाद भी होंगे, 5, 2, 4, 10 इसके नापसंद करने वाले भी जरूर होंगे। ठीक है, ये क्या है? अपवाद है। तो ये नहीं है शिनाख्त ऐसे व्यक्तियों द्वारा हो जाए जो उसे नापसंद करते थे, हालांकि उसकी पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन शिनाख्त करते समय ऐसा हो गया कि नापसंद वाले व्यक्तियों से शिनाख्त हो गई, तो ऐसे पर भी उसकी जमानत को भी रद्द नहीं किया जाएगा अन्वेषण के समय पे। आगे चलते हैं। संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा चौथा परंतु जोड़ा गया, यहां पे परंतुक लिख लेना, परंतुक जोड़ा गया है, जिसके अनुसार मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध में जमानत देने से पूर्व लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यहां पर बोला है, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हुई है, आजीवन कारावास की सजा हुई है, या 7 वर्ष से ज्यादा की सजा है, या कोई अन्य गंभीर प्रकृति के अपराध के तौर पर उसे सजा मिली है, तो उस अभियोजक को एकदम ही सजा नहीं दी जाएगी या जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, उसको एक मौका दिया जाएगा कि आप भी साबित कर सकते हो कि आपने इस प्रकार का अपराध नहीं किया है, जिससे कि आपकी सजा कम हो जाए और आपको यह जमानत पर छोड़ा जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखते हैं, धारा 437 सीआरपीसी, लेकिन बीएनएसएस की धारा यहां पर लगेगी 480, वहां पर है बीएनएसएस में
कब अजमानतीय अपराध की दशा में जमानत ली जा सकेगी। ठीक है, ये 480 ये कहती है हमारी बीएनएसएस। इसमें है अब दूसरा पॉइंट, पुलिस अधिकारी या न्यायालय जमानत दे सकेंगे यदि यथास्थिति अन्वेषण जांच या विचारण के किसी प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है। ठीक है, कोर्ट के समक्ष या पुलिस वालों ने कोर्ट के समक्ष निर्णय भेजा। देखो इसको समझाता हूं। किसी भी अभियुक्त को, ठीक है, यानी प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जमानत के लिए। ठीक है, प्रतिवादी को कहां पर पेश करा? जमानत के लिए न्यायालय में। ठीक है, और किसने? भाई इसमें दो ही व्यक्ति मेन होते हैं, या तो पुलिस अधिकारी, भाई पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है, पुलिस अन्वेषण करता है पुलिस अधिकारी, या न्यायाधीश। ठीक है, ये दो ही मुख्य होते हैं, अन्वेषण, जांच, विचारण, ये तीनों काम करते हैं न्यायाधीश। अब बात आती है, पुलिस ने भी अन्वेषण, जांच और विचारण किया, न्यायाधीश ने भी अन्वेषण, जांच और विचारण किया कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर जो अपराध लगाए गए हैं वो गंभीर प्रकृति के साबित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाएगा। ठीक है, या पुलिस की कार्रवाई में तो अपराध साबित हो रहा था। ठीक है, अपराध क्या था? साबित हो रहा था। भाई पुलिस 50,000 रुपए लेके ना आपको मुलजिम बना सकती है, अच्छा वाला। ठीक है, आपके ऊपर कोई भी धारा ठोक सकती है। आज के समय में रिश्वत की बहुत चर्चा होती है और बोलबाला है। ठीक है, तो पुलिस ने तो उसे गंभीर अपराध में शामिल कर दिया। अब ये बात न्यायाधीश के पास गई, लेकिन न्यायाधीश ने, हो सकता है सीबीआई के द्वारा जांच करवाई हो। ठीक है, पुलिस की बात को ना मानते हुए सीबीआई द्वारा जांच कराई हो, और जांच में अन्वेषण और फिर विचारण किया न्यायाधीश ने, और पता चला कि यह व्यक्ति तो दोषी ही नहीं है, तो इस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए। आगे चलते हैं। धारा, थर्ड नंबर का पॉइंट है धारा 437, यानी ये भी 480 में ही आएगी। उसके अपवाद हैं, उपधाराएं हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है, मतलब मजिस्ट्रेट को लग रहा है और वो उपस्थित हुआ है जब मजिस्ट्रेट के सामने, इस प्रकार का अपराधी है कि उसे जमानत ना दी जाए, और मामले में साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तारीख से 60 दिनों के भीतर विचारण समाप्त नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए यहां पर बोला है मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है, कोर्ट में फाइल गई हुई है, कोर्ट यानी न्यायालय में, बाद को देख रहे हैं, मतलब अभिकथन को, जो केस होता है उसको देख रहे हैं और विचारण कर रहे हैं। ठीक है, फाइल को देख रहे हैं, और वो अपराधी कैसी प्रकृति का है, कैसी प्रकृति की फाइल है, जो उसमें अपराधी है वो गंभीर है। ठीक है, अजमानती है। ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जब उसका विचारण किया तो उसमें लगा कि भाई इतना गंभीर नहीं है, भाई है तो अजमानती ही, लेकिन ज्यादा गंभीर अजमानती वाला नहीं है। और दूसरी बात, और इसके विचारण में करने के बाद
यह लगा कि जब इसकी अदर से जांच कराई जाएगी तो 60 दिन और लग जाएंगे अभी, या और ज्यादा समय लग सकता है। और व्यक्ति इस प्रकार का अपराधी है कि गंभीर तो है लेकिन ज्यादा गंभीर प्रकृति का नहीं है। अगर हम इसे जेल भेजें तो हो सकता है बाद में पता चले कि ये निर्दोष है तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो उसको भी जमानत पे छोड़ा जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट उसे जमानत पे छोड़ सकते हैं और छोड़ा जाएगा। आगे चलते हैं। 4th नंबर का पॉइंट है 437 यानी बीएनएसएस की धारा 480 उपधारा 7 के अनुसार निर्णय की उद्घोषणा से पूर्व किंतु विचारण के समापन के बाद न्यायालय की राय है कि अभियुक्त के दोषी होने का पर्याप्त आधार नहीं है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। देखो इस चीज को भी समझेंगे 4th नंबर के पॉइंट को। दो पॉइंट बनते हैं इसमें 4 में। नंबर 1 अभियुक्त है, अभियुक्त यानी अपराधी, देखो समझने के लिए, ठीक है, अपराधी, ठीक है। मजिस्ट्रेट ने विचारण किया था, ठीक है, विचारण करने के बाद इसे जेल भेज दिया, ठीक है। दूसरा, अब इसकी जो फाइल है वो चल रही है कंटिन्यू, कभी गवाह में, कभी सबूतों में, कभी साक्ष्यों में, कभी दस्तावेजों में, कहीं ना कहीं वो फाइल चल रही है। लेकिन अंतिम निर्णय आने से पहले, अंतिम निर्णय आने से पहले जो ये सबूत, गवाह, ये सब दस्तावेज यहाँ पर पेश किए गए थे, इनके आधार पर मजिस्ट्रेट को लगने लगा बीच में ही कि भाई इस व्यक्ति को तो गलत फंसाया जा रहा है और इस पर अपराध तो था लेकिन इस प्रकार का नहीं है कि ये लंबी समय तक सजा भुगते। और न्यायाधीश को विवेक हो जाता है तो वो उसे बीच में छोड़ देंगे। ठीक है भाई, समझ लेना। अभियुक्त है, मजिस्ट्रेट के पास गए, मजिस्ट्रेट ने विचारण किया था, उस कथन के आधार पर कुछ पॉइंट बन रहे थे, कुछ पॉइंट बन रहे थे, उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जब ट्रायल चला केस का काफी लंबे समय तक और बीच में मजिस्ट्रेट को लगा कि ये जेल तो मैंने भेजा था, कुछ पॉइंट इस पर गंभीर बन रहे थे लेकिन ये ज्यादा सजा का हकदार नहीं है, निर्णय आने से पहले ही उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब निर्णय में वो बरी हो जाए या सजा का हकदार हो वो दूसरी बात है। ठीक है, हालांकि जब मजिस्ट्रेट उसे जमानत पे छोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तथ्य है के आधार पर ही छोड़ेगा। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, जैसा कि यहां पे बताया था, कोर्ट या न्यायालय के सामने कोई वादी गया अभिकथन लेकर, केस लेकर, ठीक है, उसमें विचारण देखा, ठीक है, विचारण देखने के बाद और निर्णय आने से पहले ही कोर्ट से कोर्ट ही उसे जमानत दे दी जाए। न्यायाधीश ने विचारण किया कि भाई गंभीर प्रकृति का नहीं है, उसे जमानत दे दी जाए, निर्णय बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, निर्णय आने से पहले विचारण करने के बाद उसे जमानत दे दी गई। और ऐसा ही यहाँ पे विचारण के बाद जेल भेज दिया गया, लेकिन कुछ समय देखने के बाद, केस चलने के बाद पता चला कि इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये बेचारा गलत फंस गया है, कुछ पॉइंट बन रहे थे, कुछ सजा का हकदार था, वो इसने प्राप्त कर लिया, अब इसे जमानत पर छोड़ दो। जमानत पर दो प्रकार से ही तो छोड़ा जाता है, या तो व्यक्ति जेल में हो तब जमानत मिलती है, ठीक है, या जेल नहीं गया हो, कोर्ट से ही उसे जमानत मिले। दो होते हैं, जेल से जमानत मिले या कोर्ट से ही जमानत मिले। आगे चलते हैं। अब समझ में आ जाएगी ये पॉइंट आपको अच्छे से। निर्णय की उद्घोषणा से पहले यानी आखिरी जजमेंट आने से पहले किंतु विचारण के समापन के बाद, विचारण के समापन के बाद, विचारण। अब एक चीज और बता दूं, आप कहोगे कि भैया विचारण, विचारण क्या है, विचारण होता क्या है? जब कोई भी वादी केस लेकर कोर्ट में जाएगा
केस लेकर कोर्ट जाएगा। जो उसने अपने कथन वहां पर लिखे होंगे, बात कही होंगी कि मेरे संग ऐसा इस प्रकार का अपराध हुआ है, ऐसे ऐसे अपराध हुआ है, तो मजिस्ट्रेट उस फाइल को एक बार चेक करेगा। चेक करने के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगेगा कि विधि का उल्लंघन हुआ है, तो उस केस को स्वीकार करेगा। ठीक है, और विचारण के लिए राजी होगा। अगर उसे कुछ डाउट होगा तो उसे दोबारा से पुनः जांच के लिए या अन्वेषण के लिए पुलिस अधिकारी को आदेश देगा। अगर पुलिस अधिकारी से भी संतुष्ट नहीं होता है तो सीबीआई को आदेश देगा। ठीक है, तब उस केस को स्वीकार करेगा। कब? विचारण के बाद। आगे चलते हैं। या उसे क्या कर देगा? खारिज कर देगा कि आपने गंभीर प्रकृति का अपराध बता रहे हो, आपका केस ही साबित नहीं होता, आपने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, पुलिस ने भी यहां पर झूठी चीजों को गढ़ दिया है, अब मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। मजिस्ट्रेट कह आदेश दे सकते हैं। आगे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति जिस पर 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है, यह भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6, देखो इस लाइन को आप ध्यान से देखना। जब कोई व्यक्ति जिस पर 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है, यह भारतीय दंड संहिता, इसकी जगह आपको भारतीय न्याय संहिता लिखना है। क्या? भारतीय दंड की जगह न्याय संहिता करना है। और आप अध्याय यही याद करना भी, ठीक है, अध्याय 6, 16 या 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है तो न्यायालय निम्नलिखित शर्तें आरोपित करेगा। जिस व्यक्ति पर दुष्प्रेरण या षड्यंत्र का शक हो, अभियोग या संदेह हो तो न्यायालय निम्नलिखित शर्त आरोपित करेगा। नंबर 1, बंधन पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थिति, जैसे जैसे बंधन पत्र होंगे उनके साथ अनुपस्थिति। नंबर 2, समान प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति न करना, कि आपको जमानत दी जा रही है लेकिन आप दोबारा से इस प्रकार के अपराध पुनः नहीं करोगे। तीसरा, पुलिस या न्यायालय के समक्ष तथ्यों का प्रकटीकरण करने से वितरित रहने के लिए उत्प्रेरणा, धमकी या वचन का प्रयोग न करना तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करना। दूसरा, आपको जमानत दी जा रही है लेकिन ना तो आप किसी को धमकी दोगे, ना साक्ष्य को मिटाओगे, ना किसी प्रकार की किसी से छेड़खानी करोगे। ठीक है, आपको चौथा पॉइंट, न्याय हित में कोई अन्य शर्तें भी आरोपित की जा सकती हैं, न्यायालय के विवेक के आधार पर या विधि के किसी अन्य आधार पर कोई अन्य शर्त भी वहां पर लागू की जा सकती है, या केस की कंडीशन को देखते हुए भी वहां पर कोई और शर्त लगा सकते हैं। इसमें एक केस है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जब आप केस लिखते हो तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल बनाम तमिलनाडु राज्य 2005 का ये मामला है। इस मामले में कांची मठ के शंकराचार्य के विरुद्ध देवस्थान के प्रबंधक की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप था। मतलब शंकराचार्य पर आरोप लगाया गया कि एक प्रबंधक था, उसकी हत्या के षड्यंत्र में, उसकी जब हत्या हुई थी, जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें आप शामिल थे। उनकी जमानत की प्रार्थना पर विचार करते समय उच्च न्यायालय ने अभिकथन किया कि अजमानतीय अपराध के मामले में जमानत मंजूर करते समय न्यायालय सामान्यतः जिन बातों पर विचार करता है वो इस प्रकार है। देखो, जो शंकराचार्य हैं, ये षड्यंत्र में ये है, जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, कोई प्रबंधक था, उसकी हत्या किसी अन्य लोगों ने की, लेकिन कहा गया कि ये शंकराचार्य भी उस षड्यंत्र में शामिल थे।
ठीक है भाई, षड्यंत्र में शामिल होना भी एक बराबर का अपराधी होता है। ठीक है, यहां पर लेकिन न्यायालय क्या कहता है, उसकी जमानत नामंजूर करते समय न्यायालय सामान्यतः निम्न बातों पर विचार करता है। भाई षड्यंत्र में शामिल था लेकिन उसे जमानत दी जाती है, लेकिन किन आधारों पर, आप देखते हैं। अपराध का स्वरूप और उसकी गंभीरता, भाई उसका अपराध देखो और उसकी गंभीरता को देखो कि ये कितना शामिल था उसमें, क्या ये सच में ही शामिल था या इसे जानबूझकर घसीटा जा रहा है। तो वहां पर देखेंगे स्वरूप क्या बन रहा था और उसकी गंभीरता क्या थी। ठीक है, साक्ष्य की प्रकृति क्या है, भाई आपके पास सबूत क्या है, आप मुझे बताइए। हो सकता है, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये शंकराचार्य हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इनसे किसी व्यक्ति ने आकर ये कहा कि हम एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, वो काफी दिन से गायब है और उसके परिवार वाले परेशान हैं, आप उसका पता दोगे तो हम उसके घर उसे पहुंचा देंगे ढूंढ के, आपने देखा हो तो हमें बता दो। शंकराचार्य को लगा कि हाँ वास्तव में ये किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तो उसने उसका पता बता दिया कि भैया थोड़ी देर पहले वो हमारे पास ही यहाँ पर आया था, अब वो व्यक्ति वहां उस समय या इस समय इस एरिया के आसपास होगा, आप जाकर वहां उसे देख लीजिए। ठीक है, अब उस व्यक्ति की वो लोग जाकर हत्या कर देते हैं। अब कुछ व्यक्तियों को, जब ये शंकराचार्य जी उन व्यक्तियों को रास्ता बता रहे थे, तो अन्वेषण के दौरान वो कहते हैं कि शंकराचार्य ने उसका पता बताया था, तो ये वो लोग कहने लगे उसके परिजन कि ये भी षड्यंत्र में शामिल हैं। तो ये तो इन्होंने थे निर्दोष रूप में, एक भावना के आधार पर उसका पता बताया था, इनको तो सत्यता पता नहीं थी क्या है। तो ऐसे साक्ष्यों को वहां देखा जाएगा, क्या ये बिल्कुल सत्यता के रूप में शामिल थे या इनसे जानबूझकर गलती हुई है, जानबूझकर गलती हुई है या अनजाने में ये हुआ है। एक जानबूझकर होता है कि सब पता होने के बावजूद भी कि उसे मारने जा रहे हैं तो ये पता बता दें, या एक अनजाने में बता दें कि भाई मुझे तो पता नहीं है, मारने जा रहे हैं क्या करने जा रहे हैं, वो पता बता दें। तो मजिस्ट्रेट इस प्रकार के साक्ष्यों को वहां देखेगा। तो यहां पर बोला है अपराध का स्वरूप और उसकी गंभीरता। भाई स्वरूप कैसा था, क्या ये सच में ही षड्यंत्र में शामिल थे क्या, उसका स्वरूप कैसा था, कैसे इन्होंने षड्यंत्र रचाया है, ये उसका विचारण करेंगे। दूसरा, साक्ष्य की प्रकृति, सबूतों को देखेंगे। तीसरा, वे परिस्थितियां जो अभियुक्त के संदर्भ में विशिष्ट या निराली हैं। चौथा, विचारण के समय अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति के बारे में संभाव्यता, कि ये जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप या षड्यंत्र लगाया गया है, क्या ये न्यायालय में उपस्थित हो सकता है या नहीं। ऐसा ना हो कि हम इसे जमानत दे दें और ये फरार हो जाए और वास्तव में ही ये अपराधी हो। तो उसकी इस बात को भी देखेंगे कि ये न्यायालय में उपस्थित हो सकता है या इसे जमानत देने के लिए कोई गंभीर व्यक्ति उपस्थित है। पांचवा, अभियुक्त द्वारा साक्ष्य या साक्ष्यों को प्रभावित करने की सम्यता, यानी जो अभियुक्त है साक्षी या साक्ष्य को प्रभावित ना करे। ऐसा ना हो हम इसे जमानत पे छोड़ दें और ये वहां साक्षी या साक्ष्यों को जाकर परेशान करे, उन्हें मारे पीटे, ठीक है, या उन्हें नष्ट करने की कोशिश करे। तो अगर वो उनको संभाल के रखने वाला व्यक्ति है, उनसे छेड़खानी करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसे जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। व्यापक जनहित या राज्य के हित की सुरक्षा, उसकी वजह से कोई व्यापक जनहित या राज्य की हित का कुछ कार्य जुड़ा हुआ हो। आगे, अन्य ऐसे कारक जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से सुसंगत हों। आगे चलते हैं, इसमें कुछ केस मैंने दिए हुए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। आप टोटल मैंने यहाँ पे 5 करे हैं, एक मैंने एक्सप्लेन करा है, 4 ये हैं, इनमें से कोई 2 या 3 आप वहां पे लिखे आना। दूसरा है मोतीलाल बनाम मध्य प्रदेश। तीसरा है लौकी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। चौथा है कंवर सिंह मीणा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान।
5वां है लेके प्रसाद श्रीकांत पुरोहित बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो, समझाने की मैंने पूरी कोशिश और प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि रहती है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। एग्जामिनर आपके क्वेश्चनों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकता है या लैंग्वेज चेंज कर सकता है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, प्रश्न को पहले अच्छे से 1 या 2 बार पढ़ना, 1-2 मिनट अच्छे से सोचना कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है, उसके बाद अपना आंसर करना। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।